मित्रों, हम ये जो डेली करंट अफेयर्स देख रहे हैं और जिसकी एक्सेल फाइल mrunal.org/current पेज पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से हर सोमवार 20 MCQ की टेस्ट की जाती है जिसका नाम है मृणाल्स मंडे। पिछले सोमवार ये जो किया था उसमें बहुत बधाइयाँ भाई राजविंदर सिंह, शिवम गिरी, अमित कुमार, आदित्य टोपे, विशाल मंडल, देवराज पॉल, राहुल कुमार, ब्रिजेश, प्रतीक, अच्युत और अन्य सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने अच्छे रैंक हासिल किए। और यही कार्यक्रम हर सोमवार होने वाला है। तो अभी जो कल सोमवार आएगा, कल भी वापस ये टेस्ट होगी। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फ्री टेस्ट है। अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। खैर, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि 14 मार्च संडे इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 एनवायरनमेंट, वो याद करो, ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। अपना पुराना वाहन आप कबाड़ी में बेच दो तो सामने वो जो भी स्क्रैपिंग कंपनी आपको सर्टिफिकेट देगी। ये सर्टिफिकेट से 3 काम हो सकते हैं। आप जब नया व्हीकल खरीदे इसको दिखाकर डिस्काउंट ले सकते हैं, और वो व्हीकल का जब रजिस्ट्रेशन करना हो, नंबर प्लेट, RTO एंट्री, तो वो सब में जो भी फीस लगती होगी सरकार वो फीस माफ़ करेगी। और तीसरा, मान लीजिए आपको व्हीकल नहीं खरीदना है तो ये जो सर्टिफिकेट आपको मिला आप किसी और बायर को बेच दीजिए और वो भी उसे यूज़ कर सकता है। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें नई बात यही आई है कि अगर आप खुद व्हीकल नहीं खरीदना चाहते तो आप ये वाला सर्टिफिकेट किसी और को भी बेच सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरा मुद्दा, इंटरनेशनल रिलेशन। याद करो, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान श्रीलंका की यात्रा पे गए थे और बहुत सब बातें की थी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जहाज़ को भेजेंगे, श्रीलंका में एक्सपोर्ट करेंगे, ये वो। अभी पता चला उनके जाने के बाद श्रीलंका के मिनिस्टर ने ये कहा हम लोग बुरखा बैन कर देंगे, पब्लिक प्लेस पे बुरखा वियरिंग नॉट अलाउड, और 1000 से ज़्यादा इस्लामिक मदरसा स्कूल जो चल रही है, एक्सट्रीमिज़म फैल रहा है, वो सब हम बंद करवा देंगे। तो गौर करने वाली बात यह है कि क्या उन्होंने ये पहले से डिसाइड करके रखा था, लेकिन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की यात्रा ख़त्म हो जाए उसके बाद अनाउंस करे ताकि वो नाराज़ ना हो जब आए हों तब, और अच्छे अच्छे डील सौगात हमको देकर जाएं। और उसे भी आगे सोचने का विषय कि क्या ये अनाउंसमेंट होने के बाद पाकिस्तान ने जो तय किया था कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सटेंड करवा के अपना सब सामान श्रीलंका तक एक्सपोर्ट करेंगे, उस चीज़ को वो कैंसिल कर देंगे? शायद नहीं करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमिक कंसिडरेशन में डोमिनेट ओवर द रिलीजियस कंसिडरेशंस। और अभी कुछ दिन पहले स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसा रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह, जनता खुद से ही वोट करे और डिसाइड करे कि क्या बुर्का बैन होना चाहिए कि नहीं। तो इंटरव्यू में सेक्युलरिज्म और ये इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान रिलेशनशिप में सब सोचने के विषय। इसके अलावा पेज 1 पर और कुछ काम का नहीं। ममता बनर्जी को पैर में जो चोट लगी थी वो प्लान्ड अटैक था, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। किसान आंदोलनकारी टीकरी बॉर्डर पे परमानेंट बिल्डिंग बना रहे हैं ताकि पक्का स्ट्रक्चर हो तो प्रोटेस्ट करने में सुविधा रहे, खासकर कि गर्मियाँ बढ़ रही हैं। इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी वगैरह वगैरह। मित्रों, ये कुछ काम का नहीं, आगे बढ़ो। पेज 2 में भी कुछ काम का नहीं। पेज 3 नथिंग। पेज 4 गुजरात का कल्चरल कैपिटल यानी कि वडोदरा, उनके मेयर ने सरकार में पत्र लिखा है कि ये एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल टीचर के साथ भाग गया तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए ताकि बाकी सब टीचर भी ऐसा एक दूसरे के साथ भाग जाएं, नहीं ऐसा उनमें डर बैठे। टू सेट एन एग्जाम्पल टू प्रिवेंट अदर टीचर्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच एक्ट्स। खैर, तो केस स्टडी, मान लीजिए आप एजुकेशन मिनिस्ट्री में बैठे हैं एज एजुकेशन सेक्रेटरी IAS ऑफिसर और आपको वडोदरा के मेयर का ऐसा लेटर आता है, हाउ विल यू एड्रेस दिस? हाँ, तो क्या करेंगे? कुछ इंक्वायरी से पता करो कि मामला क्या था। कुछ ऐसे नियम होते हैं, सरकारी नियम, कि जो गवर्नमेंट जॉब में है वो व्यक्ति 2 बार शादी नहीं कर सकता पहली बीवी को डाइवोर्स देने के सिवाय। तो पता किया जाए ये लोगों ने जो शादी की है, आर दे ऑलरेडी मैरिड विद सम अदर पार्टीज? इफ़ नॉट, और अपनी मर्जी से उन्होंने शादी की है तो फिर तो कोई केस बनता नहीं। ये अलग अलग इतने सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सब जजमेंट चल रहे हैं। सो इन दैट केस नो एक्शन कैन बी टेकन। सो बेसिकली आंसर क्या होगा? इंक्वायरी करेंगे और उस हिसाब से एक्शन लेंगे। हालांकि मित्रों, डेवलप्ड कंट्रीज़ में कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में ऐसे नियम होते हैं दैट प्रोहिबिट द वर्क प्लेस रिलेशनशिप। एक ही ऑफिस में दोनों जने काम कर रहे हैं तो फिर वो रिलेशनशिप में एंगेज नहीं हो सकते, क्योंकि फिर माना जाता है कि जब ब्रेकअप हो तो उनके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में असर होगा और ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और झगड़े होते रहेंगे, या फिर कि बाद में चल के कोई मी टू टाइप की कंप्लेन आ जाए वगैरह वगैरह। लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर की फॉरेन कंपनियां, इधर हमने विद इन द लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो 2-3 लाइन में काम करना उतना ही करना है। तो आगे बढ़ो।
पेज 6 डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नीचे का ऑफिसर है, उसने पाया कि कई सारी एयरलाइन में पैसेंजर ठीक से मास्क पहनते नहीं, तो कैबिन क्रू ने उनको वार्निंग देनी होगी, और अगर बार बार वार्निंग देने के बाद भी वो ठीक से मास्क नहीं पहने तो उनको प्लेन से निकाल देना है, डीबोर्ड देम, और उन्हें अनरूली पैसेंजर यानी झगड़ालू बदतमीज यात्री की कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, और फिर उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में 3 महीनों तक रखा जाएगा। यानी 3 महीने तक वो किसी प्लेन की टिकट खरीद नहीं पाएंगे, वो कोई प्लेन कंपनी उसको यात्रा नहीं करने देगी। तो इसमें गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि कुछ लोग द हिंदू न्यूज़पेपर ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लेते हैं और फिर वो भावुक हो जाते हैं। दे गेट वेरी इमोशनल अबाउट द सिविल राइट्स, और फिर उनको कुछ भी पूछो, नहीं नहीं वो तो उसको गुलाब का फूल देना चाहिए, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता और वो ठीक से मास्क पहन लेता। लेकिन ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या है? ये बात सही है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में हमने टिकट सेल्स बढ़ाने हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टिकट सेल्स वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द सेफ्टी ऑफ अदर पैसेंजर्स। और सिर्फ अगर गुलाब का फूल ही दे के काम होता तो फिर पुलिसमैन को डंडे क्यों देते हैं भाई? तो एथिक्स पेपर 4 में केस स्टडी के जवाब लिखो। कुछ लोग का फर्स्ट चीज़ वही होती है, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, आई विल ट्राई टू कन्विंस देम। भाई पहले एक्शन लीजिए। इंटरव्यू में भी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में कुछ लोग यही गलती करते हैं, ध्यान रखो। आगे बढ़ो। पेज 7 कुछ काम का नहीं, पेज 8 भी कुछ काम का नहीं, पेज 9 पर तमिलनाडु पॉलिटिक्स के समाचार। एक है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। डीएमके पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो यानी चुनाव घोषणा पत्र में ये लिखा है कि अगर हमारी सरकार चुनेगी तो 1000 करोड़ रुपए अलॉट करेंगे हिंदू टेम्पल्स को रिनोवेट करने के लिए और 200 करोड़ एलोकेट करेंगे चर्च को रेनोवेट करने के लिए। तो एक तरफ तो मुद्दा बन सकता है कि हाँ रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट होगा तो जॉब क्रिएट होगी, तो ये सब ज़रूरी है। बट ऑन दी अदर हैंड शुड गवर्नमेंट बी स्पेंडिंग टैक्स पेयर्स मनी ऑन रिनोवेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस? अपना मेंस पेपर 1 जनरल स्टडीज़, वहाँ पर भी सेक्युलरिज्म, फिर पेपर 2 में भी वापस प्रेशर ग्रुप्स एंड डेमोक्रेसी सोचने के विषय। हालांकि ये सीधा सीधा प्रश्न नहीं बनता कि एग्जामाइन क्रिटिकली द मैनिफेस्टो इशूड बाय डीएमके, लेकिन जब आप कुछ और लिख रहे हैं सेक्युलरिज्म के बारे में, सो इवन विदाउट नेमिंग द पार्टी यू कैन राइट कि इन द स्टेट इलेक्शन समटाइम्स वी फाइंड कि ऐसे सब मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं। तो धीरे धीरे अपनी जो डेमोक्रेसी और इलेक्शन प्रोसेस जो डेवलपमेंट की जगह रिलीजियस इशू पर फोकस हो रही है, दैट इज़ नॉट अ हेल्दी साइन वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। उसी डीएम के मैनिफेस्टो में फेडरलिज्म का मुद्दा, संघवाद, ये कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो नीट एग्ज़ाम ली जाती है उसके खिलाफ हम लोग एक कानून पास करेंगे। असल में कुछ सालों पहले ये नीट एग्ज़ाम में एक तो ट्रांसलेशन में काफ़ी एरर थी, आंसर की में काफ़ी एरर थी, ऐसा कुछ हुआ था, और फिर मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ बहुत सारे विद्यार्थियों को इतना मार्क देना होगा क्योंकि ये सब गलत था। और फिर राज्य सरकारों का मानना है कि ये केंद्र सरकार अपनी एक सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम से सारी जगह पर एडमिशन प्रोसेस कराए, तो एजुकेशन में हमारा भी ये लेजिस्लेटिव पावर है वगैरह। तो जब भी फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है, लोग ज़्यादातर घुस जाते हैं एक ही चीज़ पर कि जीएसटी और जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस नहीं मिला। भाई नीट और दूसरे भी मुद्दे के बारे में लिखना चाहिए आपने। उसी तरह केरला में एक सरकारी कंपनी है, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, उन्होंने विदेशों में मसाला बॉन्ड इशू किए। मसाला बॉन्ड मतलब मसाला खरीदने के लिए या उसके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ऐसा नहीं। मसाला बॉन्ड का मतलब है भारत के बाहर बॉन्ड इशू किए जाएं रूपी करेंसी में, और उसकी मदद से भारत में पैसा लेकर आने की प्रक्रिया। तो ये KIIFB नाम की केरला सरकार की ये संस्था ने बाहर बॉन्ड इशू किए थे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय, इन सब ने इस पर कुछ ऐतराज़ जताया, नेगेटिव रिमार्क दिए है। इस पर केरला के फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस आइजैक नाराज़ हो गए। उन्होंने ये कहा है, आई विल नॉट कोऑपरेट विथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मैं उनको सहकार नहीं दूंगा जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, तो लेट देम अरेस्ट मी, इफ़ दे अरेस्ट मी आई विल नॉट इवन टेक बेल, मेरी गिरफ्तारी होने दो, मैं जमानत के लिए अर्जी भी नहीं डालूंगा। तो ये सब क्या दिखाता है? स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज़ मिसिंग। जब स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह दे कि मैं यूनियन के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कोऑपरेट नहीं करूंगा, और ये जो भाषा की कर लो मुझे गिरफ्तार, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वगैरह, ये एक इवन टेम्पर्ड लीडर, शांत मिजाज के नेता को शोभा नहीं देती। पॉलिटिक्स और लीडरशिप की बात की है तो आज P चिदम्बरम की कॉलम, जहाँ पर उन्होंने मिडिल क्लास और पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है। क्या पॉलिटिक्स में मिडिल क्लास की ज़रूरत है क्या? जवाब है हाँ, क्योंकि मिडिल क्लास होगा तो ही द पॉलिटिक्स विल रिमेन सिविलाइज्ड, वरना बस सिर्फ गरीब लोग और सिर्फ दबंगई नेता हो
तो फिर दारू पिलाओ, बार डांसर बुला के डांस करवाओ। उसी टाइप की पॉलिटिक्स एक हद से ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मिडिल क्लास एजुकेटेड पर्सनस का भी होना ज़रूरी है। भले लार्ज वोटर बेस ना हो उनका, लेकिन वो एक प्रकार से ओपिनियन बनाते हैं खुद से अपने समुदाय में। और क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा टेलीविज़न न्यूज़ देखने वाले लोगों में आएगा, ये सोच कर मीडिया भी जो खबरें दिखाता है उन्हें केटर करने के लिए खास किस्म की खबरें दिखाता है। तो उस हिसाब से न्यूज़ कवरेज में भी थोड़ी सेंसिबिलिटी बनी रहे इन टर्म्स ऑफ एम्पैथी, रीज़न, फेयरनेस, इक्विटी, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अब हम पाते हैं 1980s तक, 80 के दशक तक मिडिल क्लास एजुकेटेड पर्सन वो अलग अलग डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी में शायद इतने शामिल ना हो, लेकिन फिर भी स्पोर्ट फेडरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेयरी, टेम्पल बोर्ड ट्रस्टी, स्कूल कॉलेज बोर्ड ट्रस्टी, ये सब में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। लेकिन हाल के वर्षों में आप पाएंगे इन सभी जगहों पर दे आर स्वाम्प्ड विथ फुल टाइम पॉलिटिशियन। छुटभइये नेता ही हर जगह पर बैठ गए हैं। एज अ रिजल्ट मिडिल क्लास लीडर्स, उनमें सिनिसिज्म कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये तो यही सब बिगाड़ने वाले हैं, वो लोग धीरे धीरे लीडरशिप पोजीशन से पीछे आ रहे हैं। और दूसरा कारण, शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ इंक्रीजिंग, मकान का किराया, बच्चों की पढ़ाई, कंपटीशन फॉर जॉब एंड एडमिशन इज़ इंक्रीजिंग। तो जो नागरिक चेतना होनी चाहिए, सिविक कॉन्शियसनेस कि क्या चल रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में, सिटीजनशिप, वीमेन इशू, फेक एनकाउंटर, इंटॉलरेंस, फार्मर, ये सब के बारे में मिडिल क्लास, पर्टिकुलरली उनका यूथ, शायद धीरे धीरे उन सब पे फोकस नहीं, उनको बस अपना ये नीट एग्ज़ाम आया कि नहीं, यूपीएससी नोटिफिकेशन आया कि नहीं, और ये जो मुद्दा चल रहा है वो एग्ज़ाम के लिए काम का है कि नहीं, इस टाइप की एक गेटेड मिनी रिपब्लिक, अपने ही छोटे छोटे दरवाजे और सीमाओं में बंद छोटे छोटे ये सब गणतंत्र बन रहे हैं। तो जैसे वो गांधी जी की कहानी में था 3 बंदर, ऐसे ये कुछ 3 बंदर की एक ने आंखों बंद कर ली है, वो कुछ बुरा देखना नहीं चाहता, दूसरे ने कान बंद कर लिए, कुछ बुरा नहीं सुनना चाहता, और तीसरे ने माउथ भी बंद कर दिया है कि मैं कुछ बोलूँगा और वो पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर ले। सो दीज आर नॉट हेल्दी डेवलपमेंट फॉर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अभी आप मित्रों जानते हैं कि आज़ादी को 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो पहले भी कुछ बार ऐसे निबंध आए हैं कि वाई शुड वी बी प्राउड टू बी इंडियन, या फिर व्हाट हैज़ इंडिया अचीव्ड इन दिस ईयर्स फॉर डेमोक्रेसी। तो ऐसा कुछ निबंध में, इंटरव्यू में लिखने बोलने वक्त ये भी कुछ मुद्दों पर गौर करना चाहिए। अपने यूपीएससी मेंस पेपर 3 में एक तो मुद्दा है एग्रीकल्चर और दूसरा डेवलपमेंट। तो दोनों ही केस में अगर नॉर्थ ईस्ट पे हम फोकस करें क्या हो रहा है मित्रों, नॉर्थ ईस्ट में भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में चाय की पत्तियाँ, बाम्बू, रबर, बीटल नट, सुपारी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, मस्टर्ड, सोयाबीन, बहुत सारे उत्पादन होते हैं। लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एक ऑपरेशन ग्रीन्स योजना लेकर आई, जहाँ पर ओरिजिनली ये बात थी कि टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो यानी टीओपी के ट्रांसपोर्ट स्टोरेज पर सरकार सब्सिडी देगी, ताकि पूरा साल उसका सप्लाई सफिशेंट मात्रा में बाज़ार में पहुंचता रहे, तो प्राइस कंट्रोल में रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाए। और फिर आत्मनिर्भर भारत 2020 और उसके बाद बजट 2021 में वापस बोला गया कि ये ऑपरेशन ग्रीन्स को एक्सपांड करके और ज़्यादा पेरिशेबल कमोडिटीज़ को कवरेज करेंगे, नाश प्राय चीज़ों को उसके स्टोरेज ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग इंडस्ट्री उन्होंने डिमांड की है कि ये चाय के पत्ते, बाम्बू, रबर, बीटल नट, ब्लैक पेपर, ये सब के लिए हमको सब्सिडी दिलवाइए। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये ऑपरेशन ग्रीन्स योजना सिर्फ और सिर्फ पेरिशेबल कमोडिटीज़ के लिए है, मतलब नाश प्राय चीज़। अगर हम कहें ये ब्लैक पेपर, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सब तो क्या है, नॉन पेरिशेबल, ये तो लंबे समय तक चलेगी, बिगड़ेगी नहीं, तो हम ये योजना में आपको पैसा नहीं दे सकते। आपको फिर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ चाहिए मदद, तो आप रेलवे मिनिस्ट्री को पूछिए, जो कि किसान रेल स्कीम चला रहे हैं। किसान रेल स्कीम में कुल मिलाकर बात यह है कि रेलवे में भी स्टोरेज कंटेनर में सब स्पेशलाइज्ड कंटेनर डाले जाए, ताकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में सुविधा रहे। लेकिन सब रिसर्च से पता चला रेलवे मिनिस्ट्री के ऐसे बहुत सारे किसान रेल चलते तो हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, आंध्र, मध्य प्रदेश वगैरह राज्यों में सारी वो रूट लगाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिन होके कोई ट्रेन इधर आ नहीं रही है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इश्यूज़ में सोचने लिखने के मुद्दे। मतलब लिखना है तो ऐसा नहीं कि हमने विपक्ष के नेता के रूप में, आलोचना के रूप में लिखना है ना। प्रश्न कुछ ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट मोर कैन बी डन, या फिर कि गिव सजेशंस। तो सजेस्टिव टोन में कि नॉर्थ ईस्ट के ये सारे कमोडिटी हैं, उसका भी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, स्कीम का कवरेज या डेफिनेशंस में एक्सपांशन किया जाए, ऐसे सजेस्टिव टोन में जवाब होने चाहिए, निंदा के स्वरूप में नहीं कि सरकार निकम्मी है और ये सब काम नहीं हो रहा है। देखो आगे बढ़ते हैं, पेज 10,
आसाम इलेक्शन के बारे में बड़े से समाचार काम के नहीं। पेज 11 कॉलम्स। पेज 11 कॉलम में चिदम्बरम की कॉलम अबाउट द मिडिल क्लास एंड पॉलिटिक्स हमने देख ली। बाकी एक है एनी राजा, उन्होंने कॉलम ये लिखी है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आ रहे हैं, तो इसमें महिलाओं को क्या मिला। तो वैसे तो सारे मुद्दे हम जानते हैं कि वो सब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में आंकड़े सब खराब है, पॉवर्टी, हंगर, सेक्सुअल वायलेंस वगैरह। लेकिन फिर भी आप ये पढ़ सकते हैं अपना इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। बाकी के कॉलम वो सब क्रिकेट, इंडिया पाकिस्तान वगैरह कुछ काम का नहीं। पेज 12 इकोनॉमी में आज कुछ काम का नहीं। फॉरेक्स रिजर्व के अप डाउन, फिर वही सोशल मीडिया सॉफ्ट टच गाइडलाइन की बॉल बाय बॉल कमेंट्री काम की नहीं। ई कॉमर्स की ड्राफ्ट पॉलिसी पिछले 2 या 3 साल से ये तो कंटिन्यूस ड्राफ्ट में चल ही रहा है, रोज़ 2 मुद्दे आते रहें तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे अभी। ऑफकोर्स ये पिछली जो परीक्षा हुई मीन्स 2020 एक का ड्राफ्ट एनवायरनमेंट रिलेटेड रूल्स के बारे में पूछा गया था। लेकिन मित्रों अभी अपनी एग्ज़ाम कब है? सितंबर महीने में। मीन्स एग्ज़ाम इज़ इन सितंबर, तो तब तक उसके पहले देखना चाहिए। अभी हर बार आए तो देखना, दैट इज़ नॉट द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। और तब तक तो किसी न किसी ये करंट अफेयर्स PDF वाले ने थोड़ा बहुत बना ही दिया होगा, तो उसमें से देख लेना। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने यह कहा है कि हम ग्रोथ को परस्यू करें तो साथ ही साथ दूसरे प्रॉब्लम आ सकते हैं कि सरकार का कर्ज बढ़ जाए, फिजल डेफिसिट, या फिर महंगाई बढ़ जाए, इन्फ्लेशन। तो इन सब के बीच अगर संतुलन करने बैठे उसमें हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो अभी हमारा फोकस होना चाहिए ग्रोथ। अभी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा बोरो करना पड़े, फिजल डेफिसिट करनी पड़े, करने दो। ग्रोथ के चक्कर में अगर महंगाई भी बढ़ जाती है, क्योंकि फिजल डेफिसिट बढ़ेगी तो महंगाई भी थोड़ी बढ़ सकती, तो उसको भी होने दो। आवर फोकस शुड बी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इवन विथ ट्रेड ऑफ विथ अदर इंडिकेटर्स। खैर यही बात उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में भी किया, तो नया तो कुछ नहीं, वो विन 21 सीरीज़ में देख लेंगे। अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने, मतलब शायद उनकी ट्राई जैसी कोई संस्था होगी, 5 चाइनीज़ कंपनियों पर बैन लगाने की बात, ह्यूई वगैरह की, वो सब स्पाइंग और मालवेयर वगैरह। खैर एग्जैक्ट नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं। और ये मुद्दा तो वैसे भी पहले भी वो बोल चुके हैं, ये भी इनका FBI भी, इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी, कि चाइनीज़ हैंडसेट ना इस्तेमाल किए जाएँ, सिक्योरिटी का जोखिम है। तो नया कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं पेज 13। इंटरनेशनल रिलेशन में चीनी सरकार ने यह कहा है कि जो फॉरेनर्स चीन में वीज़ा लेना चाहते हैं उनको हम जल्दी जल्दी एप्लीकेशन पास कर देंगे अगर वो चाइना मेड वैक्सीन लेते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब सरकार किसी चीज़ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स में चेंज न करे, लेकिन कुछ और स्कीम, सब्सिडी, प्रेफरेंस के नाम पर उसका सेल बढ़ाने की कोशिश करे। तो अगर चाइनीज़ सरकार ऐसा बोलेगी कि चीन वाली वैक्सीन यूज़ करोगे तो जल्दी एप्लीकेशन पास होगी आपके वीज़ा की, तो उससे असर होता है फाइज़र से लेके भारत की कोविशील्ड, कोवैक्सीन, सभी के सेल्स पे। अमेरिका में पिछले साल जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट करते वक्त उसका गला अपने घुटने से दबाया था और वो मर गया। फिर ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट हुए थे। अभी उनकी कोर्ट ने इस मृत व्यक्ति के परिजनों को 27 मिलियन कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, ऐसा जजमेंट आया। मित्रों इसमें गौर करने वाली बात यह है, अभी कुछ दिन पहले एक और समाचार शायद इंडियन एक्सप्रेस में ही थे कि भारत में किसी, शायद केरला में किसी का फेक एनकाउंटर किया था और उसके बाद करीब 20 साल या 25 या 30 साल बाद कोर्ट जजमेंट में उसकी फैमिली को कुछ मे बी 50 लाख रुपीज़ मिले थे। यानी कि ऐसे फेक एनकाउंटर वगैरह में भारत में भी जस्टिस तो होता है, बट इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। USA में जल्दी जल्दी होता है। हालांकि उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये ब्लैक लाइव मैटर करके बहुत ज़्यादा धमाल हुई थी, यानी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वगैरह वगैरह। उसके बाद पेज 14, 15, 16, 17, 18 या तो लाइफस्टाइल टाइप के समाचार हैं और थोड़े स्पोर्ट्स के समाचार हैं। हालांकि एग्जाम के लिए कुछ काम का नहीं, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फॉर प्रीलिम पेपर 2 आप चाहें तो कुछ कॉलम पढ़ सकते हैं। तो ये था रविवार का न्यूज़पेपर, और तैयार हो जाइए मृणाल्स मंडे, कल जो 20 क्वेश्चन की टेस्ट होने वाली है।